तो चलिए आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन ऑफ बोल सकते हैं या नेक्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी जो डेमो मतलब होता है पीपल और क्रेसी मतलब होता है रूल। तो पीपल जब रूल करते हैं उसके तीन पिलर्स माने गए हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और एक होता है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव में मैंने आप लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, गवर्नर, सीएम, ठीक है। ओके, अब हम लोग लेजिस्लेटिव में गए थे। लेजिस्लेटिव में मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। फिर आपको बताया मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, आपका विधानसभा, विधान परिषद के बारे में भी बताया, और फिर कैसे पार्लियामेंट की वर्किंग होती है, बिल्स कैसे क्या क्या होते हैं, मोशंस क्या क्या होते हैं, ये सब आपको कवर किया। आज अब हम लोग थर्ड पिलर की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब होता है न्याय, है ना। तो हमारे देश में न्याय के लिए कौन कौन हैं या जिम्मेदार हैं, या फिर हम किसके किसके समक्ष जा सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो देखिए, जुडिशरी वाला सेक्शन अगर अपन देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जुडिशरी आर्टिकल नंबर अगर देखें 124 से लेके 147 तक सेंट्रल जुडिशरी इसमें लाई करती है। मतलब अगर पार्ट 5 में देखें तो ये आपका जुडिशरी वहाँ पे है। अगर आप पार्ट 6 में भी देखें तो 214 से लेके 232 तक भी ये जुडिशरी के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। और इवन 232 के बाद 233 से लेके 237 तक आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी वर्णन है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। तो अल्टीमेटली बहुत सारे आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशरी के बारे में उल्लेख है। हमारे यहाँ, हमारे देश में 3 टायर जुडिशरी होता है, ठीक है, 3 टियर जुडिशरी। अब 3 टियर क्या है, देखिए हमारे देश में ना ऐसे लाइंस हैं, जैसे पहले सेंटर है, ठीक है, फिर उसके नीचे स्टेट आते हैं और उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, है ना। ओके, तो सेंटर में एक जुडिशरी मौजूद है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्टेट में एक जुडिशरी मौजूद है जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक जुडिशरी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो अल्टीमेटली हमारे देश में 3 टियर में जुडिशरी मौजूद है, सुप्रीम सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो चलो आपको पता होगा कि देश में एक है, हाई कोर्ट पता है कि हर स्टेट में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट। तो जनरली देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके लिए होता है, अगर आप देखें तो दीवानी के लिए होता है। दीवानी बोले तो जो पैसों से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल मैटर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली देखा जाता है। और जो सेशन कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट में कोई क्रिमिनल जो एक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे सेशन कोर्ट में होता है, उसका सेशंस चलते हैं। तो यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस के लिए सेशन कोर्ट रखा गया है और दीवानी वगैरह के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। ओवरऑल अगर अपन देखें तो हमारे देश में ऐसा बोला जा सकता है कि हमारे देश में सिंगल जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है, हमारे देश में सिंगल जुडिशरी सिस्टम मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सबसे लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई आपका जो जजमेंट आता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट में है, तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। आप कहाँ अपील करेंगे? आप उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही केस के लिए हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंगल जुडिशरी सिस्टम। मतलब आप ऊपर तक एक अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सिस्टम यहाँ पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, तो देखिए हमारे देश में ना जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि देखिए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, इन द सेंस कि ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह इनसे नहीं चलती। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी है,
उसके जो 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप फिर भी ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में कुछ रिलेशन होता है। देखिए, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे आप पीएम को बात कर लीजिए, आप उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर भी तो बेसिकली एक सांसद ही है ना। आप सांसद को ही तो वोट दिए थे, तब जाके वो सांसदों का एक लिस्ट बना था, उसमें से मेन जो नेता था वो पीएम बना और कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो अल्टीमेटली है तो सांसद। तो अगर बेसिकली इन लोग भी कानून बनाने में मदद कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आप ओवरलैपिंग देख सकते हैं, लेकिन जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जुडिशरी को इनसे कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट रहता है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों को बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, आपको मैं कुछ कुछ आर्टिकल के बारे में जैसे बताना चाहूँगा। आर्टिकल नंबर 124 के बारे में बस इतना बोलूँगा कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 129 में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे देश में रिकॉर्ड कोर्ट होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये रिकॉर्ड कोर्ट क्या है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि एक्चुअली आर्टिकल नंबर 129 और 215 स्टेट, चाहे वो स्टेट के उसमें बात करें चाहे वो सेंटर में बात करें, एक रिकॉर्ड कोर्ट होना चाहिए। तो रिकॉर्ड कोर्ट क्या होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स और हाई कोर्ट के हियरिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है रिकॉर्ड? क्योंकि आगे जाके एग्जाम्पल साइट करने के लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन को सुनने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को, उनके प्रोसीडिंग को कई बार डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड कोर्ट कहा जाता है। हालांकि लोअर कोर्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लोअर सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बेसिकली देखिए, अगर अपन देखें आर्टिकल नंबर 131 से लेके 132, 33 अगर आप देखें तो इसमें ये बोला गया है कि कभी भी किसी के बीच में डिस्प्यूट होगा, जैसे एक स्टेट और दूसरा स्टेट, ठीक है, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई वाद विवाद हो जाता है किसी भी मामले में, पानी के मामले में, किसी और के मामले में, तो अब इसके स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है, इसके स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है, तो ओवरऑल इनके ऊपर में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो कभी भी ऐसा होता है कि दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, या फिर कभी सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका भी निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल नंबर 131 से लेके 136 तक के आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ बताई गई है। इसीलिए एक्चुअली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट को एपीलेट अथॉरिटी भी कहा जाता है। एपीलेट अथॉरिटी, कभी आप ये नाम सुने तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपीलेट अथॉरिटी मतलब होता है अपील करने की अथॉरिटी। मतलब देखिए, इनिशियल अथॉरिटी है कि आप डायरेक्ट, अगर स्टेट और ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इवन अगर आर्टिकल नंबर 132 ये भी कहता है, 132 ये भी कहता है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स वगैरह किसी का भी उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हो, इसीलिए इसको अपीलेट अथॉरिटी कहा गया है। ठीक है, अगर आपके सिविल राइट्स, जो आपके सिविल राइट्स हैं उनका भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इवन आप क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, या कोई स्पेशल केसेस है उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ये सब मतलब ये चीज़ को दर्शाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इनिशियल अथॉरिटी में इनिशियली भी हम जा सकते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 137 नंबर का। 137 नंबर का आर्टिकल कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। देखिए, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखिए, रिव्यू का मतलब तो आप समझते होंगे, रिव्यू मतलब क्या बोलते हैं, दोबारा अवलोकन करना। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर दिया गया है कि वो अपने पुराने डिसीजन, अगर उसको ऐसे लगते हैं कि उसके पुराने डिसीजन उस टाइम के लिए सही थे लेकिन अभी वो लागू नहीं होते, वो गलत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को चेंज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से चेंज कर सकता है। तो
पूरे आप बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट अगर अपन देखा जाए तो इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एडवाइस दे सकता है, ठीक है, एडवाइस दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर राष्ट्रपति को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर उसको संवैधानिक तौर पे उसको कोई दिक्कत आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड है, मतलब ये बाध्य है सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में किसी एडवाइस की जरूरत पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट को पूछेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को बताना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें बाध्य है। लेकिन आर्टिकल नंबर इसी में अगर अपन 143(2) की बात करें, 143(2) उसमें ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई लीगल मैटर में अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और वो एडवाइस लेना चाहते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अगर राष्ट्रपति को कोई लीगल मैटर पे एडवाइस लेना है सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें बाइंडेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बाध्य नहीं है कि वो एडवाइस दे ही देगा। ठीक है, ऐसा है कि भाई राष्ट्रपति मांग रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है लीगल मैटर पे। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखने की ज़रूरत है, 143(1) और 143(2) में 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो एडवाइस दे सकते हैं, बाध्य हैं, और लीगल मैटर में बाध्य नहीं है बट एडवाइस दे देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग ये देखते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हमारे स्टेट में कौन से कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट। तो आपको मैं छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट के बारे में दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट एक है जो कहाँ पे है, बिलासपुर में है, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है, जो जिसमें बिलासपुर का आपको एक कोर्ट दिखाता हूँ। ये बिलासपुर का जिला एवं सत्र न्यायालय है, ये कलेक्ट्रेट के सामने है। तो आपको मैं तीनों कोर्ट के बारे में हल्का हल्का जानकारी देते जाता हूँ, आप इसको समझते चलिएगा धीरे धीरे करके कि ये सब कोर्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर अपन बात करें, सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो कितने सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट, देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, ठीक है। इसमें कितने जज होते हैं इसके अंदर में, तो अभी के प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से इसमें 33+1 जज होते हैं। 33+1 मतलब देखिए ये जज है ना, 33 जज है सुप्रीम कोर्ट में, और 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये भी जज हैं लेकिन ये पूरे सबसे हाईएस्ट पद पे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बोलेगा कितने जज हैं तो 34 जज हैं। उसको आप ऐसे कर सकते हो 33+1, क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जनरली पहले तो ये बहुत कम हुआ करता था, 8 जज होते थे, धीरे धीरे ये बढ़ा। तो ये इसको बढ़ाता कौन है या कम कौन करता है, मतलब इस जज की संख्या कितनी होगी वो कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट। इसको राष्ट्रपति जी क्या बोलते हैं, संसद में ये डिसाइड होता है कि कितने जज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। आगे आने के बाद आपको मैं ये बताता हूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, मतलब ये जो जज हैं इसकी अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है। तो ऑब्वियसली देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। अभी किसी को पता है क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रामन्ना। अरे वाह, गुड, एन.वी. रामन्ना, ठीक है। ये अभी हमारे देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं पता है? आई थिंक 48 हैं शायद, ठीक है। तो देख लेना, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी एन.वी. रामन्ना है, और ये इनको कौन अपॉइंट किया है, तो राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। क्या ये ऐसे ही अपॉइंट कर लेते हैं, बस किसी को भी मन किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए, तो ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने के लिए
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोई इंसान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ 4 अदर जज, 4 और जज के एडवाइस के बाद, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और इसमें देखिए बाकी जो जज होते हैं, जो जैसे और भी जज हैं हमारे, ठीक है, 33 और जज हैं, उनको कौन सेलेक्ट करता है? तो फिर उनको ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, ठीक है, प्लस और 4 अदर जो और जज होते हैं वो उनके एडवाइस पे इनको बनाया जाता है। मतलब ये 33 जो जज होंगे, ये इनको कौन बनाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के साथ मिलके, इनका एक कोलेजियम होता है। कोलेजियम का मतलब आप ये शब्द सुने होंगे कभी ना कभी, कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इस जज का फैसला करने के लिए एक कोलेजियम बिठाया जाता है। कोलेजियम मतलब उसमें POI मतलब ये CJI होंगे, POI होंगे, और उनका एक और जजों का बैठक मतलब कमिटी होगा, वो मिल के डिसाइड करेंगे कि इसको बनाना है, इसको बनाना है करके। तो आपको ये हल्का फुल्का समझ में आया होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जज कैसे अपॉइंट होते हैं, कोलेजियम मेथड से अपॉइंट होते हैं। क्लियर है क्या ये? यस सर। ओके, तो अगर आपको ये सोचेंगे कि इन लोगों का कितने साल तक रहते हैं जो जज हैं, तो देखिए टोटल इनका 6/65 है। मतलब या तो 6 साल होगा, है ना, या तो 65 साल, जो भी सबसे पहले आ जाए। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स इनका टेन्योर होता है। और उसके पहले अगर कुछ हो जाए तो हो सकता है कि इनको मज़ा ना आए तो वो रिज़ाइन कर दें, हो सकता है। लेकिन किसको रिज़ाइन करेंगे? जो इनको अपॉइंट किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रेजिग्नेशन देंगे। इनका डेथ हो सकती है, और या तो इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। तो पिछले या लेक्चर में कोई मेरे से पूछा था कि इम्पीचमेंट सिर्फ राष्ट्रपति का होता है क्या? तो नहीं, इसका इनका भी होता है, शायद वो बताया भी थे मेरे को। तो इम्पीचमेंट भी होता है, इम्पीचमेंट से भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप देखें इम्पीचमेंट में ऐसा लगता है कि देखिए अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं, या वो अगर जज फिजिकल इनकेपेबल हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो 14 दिन के पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको प्रपोजल बोलते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वगैरह के लिए रेजोल्यूशन देखा था, कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय टाइप का। तो जब कोई फिक्स कर लेता है तब लेके आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो रेजोल्यूशन है ना। और यहाँ पे ये जो लाया जाता है वो प्रपोजल होता है। ये प्रपोजल कहीं पे भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी आप ला सकते हैं इसको। और लाने के लिए थोड़ा सा संख्या की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लोकसभा में अगर इसको लाना है तो 100 की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, और राज्यसभा में 50 की ज़रूरत पड़ती है, 50 लोगों की। उतने लोग अगर लाते हैं तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जिस भी हाउस में लेके आते हैं वहाँ पे इसमें चार्ज किया जाता है कि हाँ ये चार्ज लगते हैं। और उसके बाद उसमें इंक्वायरी बिठाई जाती है। इंक्वायरी भी उसमें हो जाती है। जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में देखे होंगे कि वो दूसरे हाउस में जाने के बाद इंक्वायरी और फिर चालू हुआ था। लेकिन यहाँ पे है कि जिस हाउस में लाया जाए उसी में चार्ज कर लिया जाए, उसी में इंक्वायरी भी कर लिया जाए। एक कमेटी बनाई जाती है, जिस भी हाउस में लेके आएंगे उसमें हम लोग एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, और वो 3 लोगों की कमेटी इंक्वायरी करेगी, उस पर जाँच पड़ताल करेगी। ठीक है, अब ये कमेटी बेसिकली 3 लोगों की जो होती है, इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चल रहा है तो वो नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, कोई और जज रहेगा। ठीक है, अदरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहते ही रहते हैं। कोई भी एक स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रह सकता है उसमें। ठीक है, और एक लॉ स्कॉलर रहता है, जिसको जो माना जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझेंगे या फिर हाउस समझता है कि कोई बहुत ज्ञानी आदमी है जो लॉ का, तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं जो एक कमेटी में बैठते हैं, और फिर ये अपना रिपोर्ट देते हैं फर्स्ट हाउस में कि भैया ये जो चार्ज लगा है वो सही है या गलत है। और वो रिपोर्ट अगर पास हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, जो 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, टोटल सीट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा से अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% +1
इससे अगर ये पास हो जाता है तो उस जज को फिर रिमूव कर दिया जाता है। अभी तक लगभग 1993 में एक बार हुआ था, वी रामास्वामी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके साथ हो रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, इनको अगर इम्पीचमेंट करना चाहें तो यहाँ पे बेसिकली देखिए एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी के लिए कि इसमें कौन एलिजिबल हो सकते हैं इस जज बनने के लिए। तो देखिए पहली बात तो आपको सिटीजन होना चाहिए, भारत देश के नागरिक होने चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के तो जज हो गए आप। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो 5 साल आप जज बने होगे आप हाई कोर्ट में। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है 10 साल आप एडवोकेट रहे होगे हाई कोर्ट में। तो ये एलिजिबिलिटी है कि भैया आप हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट किए होगे या फिर 5 साल अगर आप जज रहे होगे हाई कोर्ट में तो आपको एलिजिबल माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज आप बन सकते हो। या फिर तीसरा कंडीशन ये भी है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा लॉ को अच्छा जानकार है तो उसको भी वो बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के मर्जी से भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो देखिए इनकी जो सैलरी वगैरह होती है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जो सैलरी है वो 2.8 लाख रुपए है ना। और उनके जो बाकी जज हैं अदर जज, ठीक है, उनकी सैलरी 2.5 लाख है। ये है लगभग ये उसी सैलरी के बराबर है जितना एक टॉप आईएएस ऑफिसर, जो पूरे देश का सबसे टॉप आईएएस ऑफिसर कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भारत सरकार को सीधा उनको हेल्प करता है काम करने के लिए, उनको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी इनके अदर जज को भी मिलती है। मतलब जो बाकी जज सैलरी उठाते हैं वो उसमें उठाते हैं जितने कैबिनेट सेक्रेटरी उठाता है। ये कौन डिसाइड करता है कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और इस सैलरी कहाँ से ये पैसा निकलता है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा निकल के उनके पास जाता है। अगर आप देखें तो इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ। तो शपथ देखिए आपको पता होगा कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समय भी बताया था कि सिर्फ 2 ही इंसान ऐसे हैं हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। तो CJI उनमें से एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो जज होते हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, ठीक है। ओके, कौन दिलाता है इनको शपथ, तो भाई CJI को तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, POI ही दिलाते हैं, और जो बाकी जज होते हैं उसको फिर CJI दिला देते हैं, ठीक है, उनको शपथ दिला देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा हाई कोर्ट वाला सेगमेंट है। तो हाई कोर्ट के बारे में अब हम लोग थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखना शुरू करते हैं। हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट देखिए हाई कोर्ट क्या है, देश में बेसिकली हर स्टेट में ऐसा हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं, है ना। टोटल अभी हमारे देश में 24 ही हाई कोर्ट हैं, सारे स्टेट्स में मौजूद नहीं हैं। बेसिकली इसमें जज कितने होते हैं, तो ये देखिए हर राज्य के हाई कोर्ट में अलग अलग नंबर ऑफ जज हो सकते हैं, ठीक है। ये उनका गवर्नर डिसाइड करता है कि उस हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में टोटल अभी जो हाई कोर्ट है उसमें 22 जज हैं, ठीक है। 21 + 1 आप 22 मान सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी को पता है क्या अभी छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? नहीं पता? प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। प्रशांत कुमार मिश्रा जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, 31 मई को ही तो उनका मतलब अभी जस्ट मई के लास्ट में शायद ज्वाइन किया, जून के स्टार्टिंग में। तो प्रशांत कुमार मिश्रा जी अभी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा अभी छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। देखिए
जैसा जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे देश में सारे हाई कोर्ट में, सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है, तो कई स्टेट्स को या कई छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी वगैरह को दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट के साथ शामिल कर लिया जाता है, उसी कोर्ट में ही सारा प्रोसीडिंग्स वगैरह होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको बताऊं कि इनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है। पहली बात तो ये है कि इनके जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप राष्ट्रपति से आइए, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब जो हमारे हर जो हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस होंगे उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही देंगे। ठीक है, लेकिन किसके, क्या अपने मन से दे देंगे तो नहीं, बेसिकली इसमें ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे, प्लस इसमें गवर्नर का भी एडवाइस आएगा, गवर्नर भी इसमें एडवाइस देंगे क्योंकि उसी स्टेट में आने वाले हैं वो, तो गवर्नर भी एडवाइस देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे, और तब जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और दूसरे जो जज हैं, अदर जज हमारे हाई कोर्ट के अंदर, उनको कौन बनाएगा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक बार सेलेक्ट हो गए तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बता देंगे कि मेरे को कौन कौन जज सही हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको भी अपॉइंट कर देंगे। तो ठीक है, ये तो है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कि इनका टेन्योर कब तक रहता है। क्या ये हमें इनका भी 6/65 है, तो नहीं, इनका 6/62 है। हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर होता है वो 6/62 होता है, मतलब 6 साल या 62 साल जो भी पहले आ जाए, 6। ठीक है, अब अगर ये रिज़ाइन करना चाहें तो किसको रिज़ाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली इनको अपॉइंटमेंट कौन किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रिज़ाइन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, इनका अगर अपन एलिजिबिलिटी देखें, ठीक है, इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें हम लोग, एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो आपको ये दिखेगा कि पहली बात तो कि आप देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनना है, तो ऑब्वियसली आप लोअर कोर्ट में तो जज बने ही रहे होगे, तो आप 10 साल लोअर कोर्ट में अगर जज हो, ठीक है, या फिर आप 10 साल एडवोकेट किए होगे, वकील रहे होगे, कहाँ पे, लोअर कोर्ट में, तो आप एलिजिबल हो सकते हो कि आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगे कि ये बहुत अच्छा लॉ स्कॉलर है, एक ज्ञानी व्यक्ति है लॉ का, तो उसको भी वो जज बना सकता है हाई कोर्ट में, कोई उसको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको सैलरी के लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज, उनकी सैलरी कहाँ से आती है, तो देखिए हाई कोर्ट के जो जज हैं बेसिकली वो स्टेट में काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है उस स्टेट से आनी चाहिए, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी सैलरी आती है। ठीक है, लेकिन आप कभी कभी सुने होंगे कि हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसा होता है, तो आप समझिए कि एक जो जज है वो अपने पूरे कार्यकाल में कितने सारे स्टेट में हो सकता है वो अपना पदभार संभाला होगा, तो क्या जब उसको पेंशन मिलेगा तो पेंशन क्या हर राज्य से अपना अपना पेंशन जाएगा क्या, तो ये दिक्कत थी, इसलिए पेंशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बना दिया गया। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, बट उनका जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन उनका CFI से आता है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में तो काम किए रहते हैं। इसको कौन डिसाइड करता है उनकी सैलरी वगैरह को, तो ये स्टेट वाले डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली इनको अलग अलग स्टेट्स में जाना रहता है, तो हो सकता है कोई स्टेट बोलेगा मैं तो कम पैसा दूंगा भाई, तो फिर बेचारा ये क्या करेगा, तो पार्लियामेंट ही इसका डिसीजन लेती है कि ये जो जज है उनका सैलरी कहाँ, मतलब कितना बनेगा, फिर स्टेट वाले उसको पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है आपके इसकी क्या बोलते हैं हाई कोर्ट की। एक और बच गया, वो ये है कि शपथ के लिए देखिए कायदे से तो इनके भी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं या और भी जज हैं, ठीक है, वो सब जो शपथ लेते हैं वो पोस्ट और सीक्रेसी की ही शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो शपथ दिलाने आते हैं वो गवर्नर आते हैं। अब राष्ट्रपति तो हर जगह जा जाके शपथ नहीं दिलाएंगे ना, तो अपने स्टेट वाले गवर्नर जा जाके, मतलब अपने स्टेट के
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शपथ दिला देते हैं। और बाकी जज को कौन दिलाता है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही उनको फिर बाकी लोगों को जज को वो करा देते हैं। तो मेन एक आदमी को गवर्नर दिलाते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर है क्या हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट है आपका लोअर कोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग लोअर कोर्ट बोलते हैं, या फिर इसको आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी बोल सकते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय। देखिए बेसिकली ये कितने होंगे, तो इसका तो कोई ठिकाना नहीं भाई, हर स्टेट में अपने जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतना कोर्ट होगा। तो लोअर कोर्ट आप समझ सकते हैं कि भैया ऐसा है, ठीक है। इसमें जज कितने होंगे, तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति तो ये डिसाइड नहीं करेंगे ना कि कितने किस डिस्ट्रिक्ट में कितने जज होंगे, भाई डिस्ट्रिक्ट तो इतने सारे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है, तो गवर्नर डिसाइड करते हैं कि लोअर कोर्ट में कितने जज होंगे, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है वो गवर्नर करते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसमें कि अपॉइंटमेंट कौन करता है बेसिकली, ठीक है। गवर्नर तो डिसाइड कर लिए कि कितने जज होंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जैसे डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट हैं, अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसको एक साथ अपन लोअर कोर्ट बोल देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इसको थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं उसको बोलते हैं डीजे, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। और इनको बेसिकली ये आप कहलाता है, ये कहाँ से सेलेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। इनको सिविल जज भी कहा जाता है, सिविल जज। ये बेसिकली पीएससी से आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा है छत्तीसगढ़ का, तो सीजीपीएससी से ये सेलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल जज होते हैं वो सीजीपीएससी से, आप कभी कभी एग्जाम सीजीपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता है वो सीजीपीएससी कराती है, ठीक है। पीएससी से इन लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और सेशन कोर्ट में जो जज होते हैं वो सेशन जज कहलाते हैं, ठीक है। और वो कौन होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडवाइस करते हैं, इनके एडवाइस पे सेशन जज की नियुक्ति की जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो सिविल जज हैं, सिविल जज की नियुक्ति पीएससी से होती है। बस इतना को याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब में आप लोग देख रहे हैं कि एडवाइस से हो रहा है। बस यही एक ऐसा कोर्ट है जिसकी जो है वो आपका सीजीपीएससी से लोग बन के आते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है। ओके, तो फिर आपको इनका आप सोचेंगे कि सर ये कितने साल तक रहते हैं, इनका टेन्योर क्या है, क्या ये 6/65 है, क्या ये 6/62 है, क्या, तो ये क्या है? तो मैं बोलूँगा नहीं, ये 6/65 6/62 नहीं है, ये आपका 60 ईयर्स है टोटल। इनका जो एज है वो 60 ईयर्स तक है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि 6 साल के लिए बन रहे हैं, ये पूरे 60 साल तक के लिए मतलब आपका जज रहेंगे, है ना। आप लोग जॉली एलएलबी वगैरह तो देखे ही होंगे, कितने बूढ़े बूढ़े रहते थे। तो ठीक है, 60 ईयर्स के रहते हैं। ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो आपको पता है कि इनको अपॉइंट करता कौन है, तो गवर्नर है। तो गवर्नर को जाके ये अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने के लिए इनको क्या एलिजिबिलिटी है, बाकी सब में तो एलिजिबिलिटी में बता ही दिया था, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। आप 7 साल मिनिमम 7 साल एडवोकेट होने चाहिए, कम से कम 7 साल आप वकालत तो किए होगे यार। अगर 7 साल वकालत किए हो तो आप एलिजिबल हो कि आप वहाँ पे लोअर कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है। लेकिन पीएससी में ऐसा नहीं है, पीएससी से तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं
तो इनकी सैलरी वगैरह कहाँ से आती है? तो इनकी सैलरी हमारे अब राज्य के लोग हैं इन लोग, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही इनकी सैलरी आ जाती है। कोई इसमें दिक्कत, इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी होगी? तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट से तो ये आएगा नहीं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना जज है और कितना सैलरी आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, आपका विधानसभा वगैरह, वहाँ से ही इनका पता चल जाता है कि कितनी सैलरी इनको देना है। ठीक है, अगर शपथ की बात करें तो शपथ भी ये पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं। इनको शपथ दिलाता कौन है? तो फिर बेचारे गवर्नर ही हैं हमारे अपने राज्य के, वो इनको शपथ दिला देते हैं। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोड का कुछ चीज़ें। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम और बचा है, 10-15 मिनट का, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक और चीज़ बताना था मेरे को, वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। किधर गया? देखिए, इसी के बाद ना, क्योंकि मैं आपको जैसे ही बताया 147 तक का जो आर्टिकल है वो मैंने आपको बताया कि 124 से 147 जुडिशरी था। एक और पिलर है, उस पिलर के बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है कैग। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कैग की रिपोर्ट आती है, तो कैग के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये आर्टिकल 138 से 151 के बीच में इसका लिखा हुआ है। कैग बेसिकली इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसी का जो मेन इंसान होगा वो कैगी कहलाएगा, मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आर्टिकल नंबर 138 ये कहता है कि हमारे देश में एक कैगी होना चाहिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए हमारे देश में। ठीक है, ये करेगा क्या? बेसिकली देखिए क्या करेगा, तो चलो मैं वो आपको 149 आर्टिकल में बताऊंगा। पहले आप इतना समझ जाओ कि ये हमारे देश में एक CAGI होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। दूसरा, ये होना तो चाहिए, लेकिन अब इसको अपॉइंट कौन करेगा? तो ठीक है, राष्ट्रपति तो है ही, अब इतना बड़ा इंसान है तो राष्ट्रपति इसको अपॉइंट कर लेंगे बिल्कुल। तो क्या अपने मन से अपॉइंट कर लेंगे कि इसको कोई राष्ट्रपति जी को कोई सलाह देंगे? तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए खुद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री इनको सलाह देते हैं कि इस इंसान को बनना चाहिए कैगी, इसको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बेसिकली देखिए, अगर आप देखें ये करते क्या हैं, तो इनका नाम क्या है? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर, मतलब देखिए स्टार्टिंग में तो सेंटर और स्टेट, ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे लिखाता हूँ, सेंटर और स्टेट का, अब आप जानते हैं कि भैया सेंटर में इतना पैसा आता है, अलग अलग जगहों पे खर्चा होता है, तो उसकी कोई अकाउंट्स मेंटेन करता है क्या? कोई उसको ऑडिट करता है क्या कि सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उस काम के लिए ये सोचिए, संवैधानिक बॉडी है, संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है और कुछ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि जो संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ है उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि जब जिसकी ज़रूरत पड़ी तब उस बॉडी को बना लिया गया। ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है तो आपने उस बॉडी को बना लिया, तो उस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, जो आपके आर्टिकल नंबर 138 से 151 में लिखा हुआ है। इसका मेन काम क्या था? स्टार्टिंग में जब ये बना था तब ये सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंट और ऑडिटिंग दोनों को देखता था, मतलब उसके पूरा अकाउंट को देखेगा और पूरा ऑडिटिंग को देखता था। लेकिन अभी 1976 के बाद से सेंटर में ये सिर्फ ऑडिटिंग को देखता है, अकाउंट्स वगैरह अलग होता है, उसके लिए अलग कमेटी बनती है। लेकिन ये जांच जरूर करता है कि भैया जिस चीज़ में आपने पैसे खर्चा किए हैं, जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, या जो भी आपका कुछ है जिसमें पैसे खर्चा हो रहे हैं, स्वच्छ भारत, तो उसकी ऑडिटिंग वो करेगा कि ये चीज़ें, मतलब मान लो इतने करोड़ रुपए इसमें गए उसमें गए, तो वो चेक करता है कि वो सही है कि नहीं। ऑडिट तो आप समझते ही होंगे, ऑडिटिंग होता है। तो
ये ऑडिटिंग है, इसीलिए कब आपको पता होना चाहिए कि कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। और ये यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विच ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। आप इस शब्द का मतलब समझ रहे होंगे, पब्लिक पर्स मतलब जनता का पैसा। जनता का पैसा का गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है? तो ऑब्वियसली जो उसका मॉनिटरिंग कर रहा है बार बार कि सही पैसा गया है कि नहीं, वो। तो कैग एक गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स माना जाता है। अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी का ये फिफ्थ पिलर कहलाएगा। देखिए डेमोक्रेसी जो है उसमें हम लोगों ने एक पिलर एग्जीक्यूटिव देखा, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी देखा। एक और पिलर है जो ऐसा लिखा मतलब है नहीं लेकिन माना जाता है, प्रेस को माना जाता है कि प्रेस एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि प्रेस एक है जो लोगों को बताती है कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्रेस को माना जाता है। और डेमोक्रेसी का फिफ्थ पिलर कैग को माना जाता है कि भैया हमारा जो पैसा जा रहा है उसको कोई निगरानी करने वाला भी तो होना चाहिए, तो कैग आपका फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो दो चीज़ याद रहिएगा, फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको आर्टिकल नंबर 149 बताना चाह रहा था कि आर्टिकल नंबर 149 पावर्स एंड वर्क ऑफ कैग कहता है कि क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये काम करता है, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल नंबर अगर आप देखें आर्टिकल नंबर इसी के बाद 150 जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि कैग के एडवाइस में, कैग अगर एडवाइस देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति बजट का जो फॉर्मेट होता है, आप जानते हैं ना बजट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो जो बजट का फॉर्मेट है वो कौन डिसाइड करता है? बेसिकली कैग उसको एडवाइस देते हैं उस बजट फॉर्मेट को राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उसमें करते हैं। इसलिए आर्टिकल नंबर 150 ये कहता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल मेक फॉर्मेट ऑफ बजट, ठीक है। उनके एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बजट फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ओके, क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। इसके बाद बस थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। आपको ये समझ में आया होगा कि कैग क्या है। वैसे कैग के बारे में आप समझ लीजिए कि जो क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जितने पावर्स हैं उतना ही पावर आप कैग को भी मान सकते हैं, उतना ही इक्विवेलेंट है ये बेसिकली कैग। आप इतना संविधानिक पद है, तो हमारे देश में कैग होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको बताया। जनरली ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में भी ऐसा होता है। हम लोगों ने देखा ब्रिटेन में एक अच्छा सिस्टम था कि कोई ऑडिटिंग करने वाला तो हमने भी संविधान में जोड़ दिया, तो ब्रिटेन से ये इंस्पायर्ड है बेसिकली। इनका भी जो इंसान सेलेक्ट होते हैं इसमें अपॉइंट होते हैं, आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री के एडवाइस पे। इनका टेन्योर 6 साल या 6/65 होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। ये भी इसके पहले रिज़ाइन कर सकते हैं। किसको रिज़ाइन करेंगे? तो राष्ट्रपति को करेंगे जो इनको अपॉइंट किया है। बीच में मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, अगर इनको भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनका भी इम्पीचमेंट होता है, ठीक। जैसा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का होता है वैसे ही इनका भी इम्पीचमेंट होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओथ वगैरह तो ये बेसिकली अपने पद और गोपनीयता का लेता है, लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो याद रखिएगा, सैलरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है इनका, ठीक है। सैलरी में ये ट्विस्ट है कि इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो आती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इनकी सैलरी आती है, लेकिन इनकी जो सैलरी है ये डिसाइड करने वाला वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट नहीं है। इनकी सैलरी डिसाइड करने वाला राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि इनको कितना पैसा देना है, क्योंकि ये मतलब आप बोल सकते हैं ठेके, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं ना कि जितना काम किए उतना पैसा, तो वैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कितनी इनको सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ऑडिटिंग का काम करते हैं। जब जिस चीज़ की ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की ऑडिटिंग करा लेते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन पे ये सैलरी डिसाइड करते हैं। बस ये एक ट्विस्ट पॉइंट था इस पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल, आपको मैं 148 बताया कि होना चाहिए, 149 बताया कि उनकी क्या पावर्स हैं, 150 बताया कि बजट का फॉर्मेट राष्ट्रपति जो बनाते हैं वो CAG के मदद से बनाते हैं। 151 में ये बोलते हैं कि वो रिपोर्ट
जो अपना ऑडिटिंग किए, तो ऑडिटिंग का रिपोर्ट भी तो बनाएंगे ना भाई, ऑडिटिंग करेंगे तो रिपोर्ट भी बनाएंगे, तो रिपोर्ट किसको देंगे? तो ये अपना रिपोर्ट जब बना लेते हैं ना, जैसे एक रिपोर्ट बनाते हैं कि ये कमी पाई गई, ये अच्छा है वगैरह वगैरह, जो भी अपना रिपोर्ट बनाए, वो रिपोर्ट वो दे देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट को। ये बिल्कुल आर्टिकल नंबर 151 में लिखा हुआ है कि उनका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे। आप जानते हैं कि संसद में, जैसे पार्लियामेंट की अगर अपन बात करें, पार्लियामेंट में बहुत सारे कमेटी बैठी होती है, ठीक है। जैसे अब ये रिपोर्ट आ गया लोकसभा में, लोकसभा में तो इतने सारे लोग हैं, 545 लोग यहाँ से भेजे हैं अपन, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कुछ कमिटियां बनाई जाती हैं इनकी इंक्वायरी के लिए, इस रिपोर्ट वगैरह के लिए, किसी किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी बनाई जाती है। तो आपको मैं बताता हूँ कि पार्लियामेंट में कुछ कमिटियां होती हैं जो रिपोर्ट को इंक्वायरी करती हैं। जैसे एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। एक और कमेटी है, इसका नाम है पीईसी, पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी, और एक और कमेटी है जिसका नाम है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। तो ठीक है, आपको नाम एक का याद रखेगा तो भी काफ़ी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में लगभग 22 लोग होते हैं, समझिए आप इसको, थोड़ा सा पब्लिक अकाउंट कमेटी को थोड़ा सा बस समझ जाइए, काम बन जाएगा अपना। मैं क्या बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में आ चुका है, क्या आ चुका है, कैग ने अपना एक रिपोर्ट बनाया, ठीक है। कैग का रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट में कमिटी बनाई गई, कमिटी किस चीज़ की कमिटी? इसको इंक्वायरी करने के लिए। उस कमिटी का नाम क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। कितने लोग होते हैं उस कमिटी में? 22 लोग होते हैं उस कमिटी में, ठीक है। उस कमिटी का हेड कौन होता है? तो ऑब्वियसली देखिए, ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई जा रही है कि सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया उस चीज़ को। तो क्या सरकार ही इसमें अगर हेड रहेगा तो फिर वो अपने, अगर वो कुछ गलत काम की होगी तो अपना चीज़ को तो छुपा लेगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में जो हेड होते हैं वो ऑपोजिशन का मेंबर होता है, ठीक है। जो ऑपोजिशन का हेड होता है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड बनाया जाता है, ठीक है। ये 22 लोगों में बेसिकली क्या होता है कि 15 लोग तो लोकसभा से आते हैं और आपके 7 लोग राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। और इसका जो हेड होता है इस कमेटी का वो होता है ऑपोजिशन। तो अगर सरकार ये रिपोर्ट अगर बताता है कि सरकार ने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक किया, तो ऑपोजिशन उसको अच्छे से लेगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो चाहता ही है कि भाई वो सरकार को उसमें लाए, गलत उसमें लेके आए। तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन इसका विरोध करेगा, इसलिए ऑपोजिशन को इसका हेड बनाया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ठीक है। बाकी जो मैं 2 कमेटी बताया उसके हेड तो मेजॉरिटी वाले गवर्नमेंट ही रहते हैं, बस यही एक ऐसा है जिसको अपोजिशन लीड करता है। अगर आप इसको देखें, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप CAG और पैक का रिलेशन देखें तो काफ़ी गहरा है। CAG एक रिपोर्ट लेके आते हैं और उसको चेक करता है पैक, है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ क्या? ये पोर्शन कंप्लीट समझ में आया? Yes, sir. ओके,